एक बहुत बड़ी खबर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। खबर यह है कि ईरान के कई शहरों में जोरदार सिलसिलेवार धमाके हुए हैं। खबर यह है कि तेहरान, बंदर अब्बास समेत कई जगहों पर विस्फोट हो गए हैं। खबर यह भी है कि इस ब्लास्ट में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि धमाके की वजह क्या है ये स्पष्ट नहीं है। ईरान का कहना है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से साजिश है। इजराइल का जवाब आया कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन समझिए जिन जगहों पर ये हमले हुए वो अपने आप में वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर ठिकाने माने जाते हैं ईरान के। जिन जगहों पर धमाके हुए मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कई अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें 10 से लेकर 15 लोगों की जान जाने की खबर है। और धमाका एक नहीं बल्कि कई अलग अलग जगहों पर ये धमाके एक तरह से देखने को मिल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी शैलेंद्र सिंह जी, क्या ये माना जाए कि जिस बात का डर था अब वही तस्वीर बन रही है? ये जो सिलसिलेवार धमाकों की जानकारी अब से कुछ देर पहले आई, तो क्या जंग का आगाज हो गया है? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, चेस बोर्ड के ऊपर इस समय सारी चीजें यूएस ने सेट कर दी हैं, जो दिखा रहा है, प्रूव कर रहा है कि राजा साहब आप खतरे में हैं और आप खतरे में नहीं हैं। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं बची है। ये शह और मात वाला जो मामला है, बस सिर्फ वो बचा हुआ है इस समय, क्योंकि जिस तरीके की नेवल डिप्लॉयमेंट करी है, जिस तरीके की एरियल डिप्लॉयमेंट जॉर्डन में करी है, जिस तरीके की ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ईरानियन बॉर्डर्स के पास करी गई है, ये सीधे सीधे दिखाता है कि दिस टाइम यूएस मींस बिजनेस। यूएस को ये भी बड़ी जिम्मेदारी से पता है कि न्यूक्लियर डील से रिलेटेड जो बातचीत वो मांग रहे हैं वो इतनी आसान नहीं है ईरान के लिए करना। हालांकि मैं कहता हूं कि ईरान अगर करने को भी राजी हो जाए तो उसकी बाकी वाली दो रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होंगी? यूएस को खमैनी बिल्कुल मंजूर नहीं है। एक बड़ा सीधा तो आप इस जो 3 डिमांड आपने रखी हुई है कि नो मिसाइल्स, नो न्यूक्लियर, हालांकि मिसाइल्स के लिए तो उनके विदेश मंत्री ने कह भी दिया है कि नहीं, मिसाइल्स का कहीं कोई टॉक नहीं होना चाहिए। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि फाइनल जो जिसको बोलते हैं दैट इज कि खमैनी उन्हें मंजूर नहीं है। कंडीशन, नो कंडीशन, किसी भी हालत में यूएस को खमैनी जाना चाहिए। ये कैसे किया जाएगा? और अगर किसी भी तरह की डील होगी तो भाई खमैनी ही तो कराएंगे। इस समय आईआरजीसी को आप ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, आईआरजीसी के ठिकानों के ऊपर भी आप अटैक कर लेंगे, आप बाकी जो उनके लीडर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनको भी आप कर लेंगे। लेकिन अपने आप में जब तक खमैनी जिंदा है, और मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूं कि खमैनी जिंदा है मींस अभी भी ईरान उनके साथ खड़ा है, अभी भी वो ईरान उनके साथ है। सो इसलिए आप ये जरूर पाएंगे ये सिचुएशन बड़ी डेंजरस होती जा रही है, जहां रोजाना टेंशन बढ़ रही है। मैं इसमें न्यूक्लियर वॉर नहीं देखता हूं, मैं न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं देखता हूं। इट्स अ मच बियॉन्ड। लेकिन एक थ्रेशोल्ड पर बात अब आ गई है जहां यूएस कुछ भी कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं सर। आने वाले वक्त में स्थिति यही कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा चिंताजनक बन सकती है। लेकिन जिस तरह के अभी हालात हैं, एक एक करके अब यहाँ पर हमलों की कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं और बड़े धमाके की बात है और ऐसा लग रहा है कि आगाज हो चुका है सुरेंद्र स्वामी जी, क्योंकि जिन जगहों पर धमाके हुए तेहरान में, वो भी अमेरिका और ईरान के बीच के इस तनाव के बीच में, ये धमाके क्या सामान्य माने जाएं? भले ही कहा जा रहा हो जिम्मेदारी नहीं ली जा रही हो, लेकिन जिन शहरों को टारगेट किया गया, बताया जा रहा है कि वो शहर हैं जो ईरान के एक तरह से न्यूक्लियर शहर माने जाते हैं। उन जगह पर धमाके की शुरुआत, इसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो लीडरशिप जो है, आर्मी लीडरशिप, उनकी उस पर ये सीधा सीधा उसको एलिमिनेट करने का एक तरीका है। इजराइल ने पहले भी किया है ईरान के अंदर और दूसरे शहरों में। उनकी यही एक स्टाइल रहती है कि उनकी जो एजेंसीज हैं वो अंदर घुस के और सारी इंफॉर्मेशन लेकर के और फिर वो इन लोगों को एलिमिनेट करती हैं। बाहर से बॉम्बार्डमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये उन्होंने पहला अटेम्प्ट किया है, क्योंकि वो अभी नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो ये एक तरह की चेतावनी है। अगर नेवल एक्सरसाइज ईरान शुरू करता है, जैसा उसने कहा है 2 दिन के लिए जी, तो फिर तो मतलब आप समझ लीजिए कि युद्ध शुरू हो ही जाएगा। अब नहीं लग पा रहा है कि उसको कैसे रोकेंगे, ये मुश्किल लग रहा है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अमेरिका की सारी तैयारी अब
हो चुकी है, उनको सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है। जैसे आप दिखा रहे हैं कि हालांकि और जगह अभी खबरें इतनी नहीं आ रही हैं कि उनके वो नेवल के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो चीफ हैं वो उनकी डेथ हुई है या नहीं हुई है, लेकिन वो उसी तरह के हमले सब जगह हैं। और आज रात भर मतलब ये सब हमले चलेंगे, उसमें जितना वो डैमेज करेंगे, और उसके बाद उनकी जो टारगेटेड स्ट्राइक्स, जो भी उनके इंस्टॉलेशंस हैं, एयर बेसेस हैं, उनके जो ड्रोन सेंटर्स हैं, उनकी जो मिसाइल्स के सेंटर्स हैं, वहां पे वो करेंगे। और जो अगर नेवल एक्सरसाइज शुरू होती है तो उस नेवल एक्सरसाइज में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उन सब पे भी हमले होंगे। अब तो लग नहीं रहा है अनटिल एंड अनलेस जो कतर और तुर्की जो है कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा भी है कि हम अपने यहाँ जो इंटरनल डिस्टरबेंस है उसको एड्रेस करने को तैयार हैं, उन लोगों से बात करने को तैयार हैं, वो हमारे सिटीजन हैं, उनकी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी, ये सब बातें हो रही है। लेकिन वो अब बहुत पीछे छूट गई, उसमें अब कोई दम नहीं रहा। जी। तो हमें तो यही लग रहा है, जैसे शरण जी कह रहे हैं, कि अब तो वार मुहाने पर है। अब उसका स्वरूप क्या होगा, ये ईरान पर निर्भर करेगा कि वो कल नेवल एक्सरसाइज शुरू करता है या नहीं करता है। ये देखने जी। वाली बात है। लेकिन अगर यहाँ पर एक तरफ से हमने यही सुना, ईरान की तरफ से ये बात भी कही गई, जिस तरह से यहाँ पर बड़े स्तर पर तनाव है। वेल, एक और हमारे साथ में खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट यूएस से धीरज कौल, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मल्लिका, मुझे इस बात को जरा समझाइए, अभी रिसेंटली ईरान की तरफ से कहा गया था, IRGC बड़े स्तर पर ये कहा जाए ड्रिल करेगी, वॉर एक्सरसाइज करेगी, और उसकी तस्वीरें भी आना शुरू हो गई थी। और जैसे ही वॉर एक्सरसाइज का जिक्र हुआ, अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह की कोई भी अगर गतिविधि होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये तनाव किस दिशा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? नमस्कार नैना जी, सबसे पहले जो अभी चीजें डेवलप हो रही हैं तो यूएस ने इसीलिए बहुत रिटालिएट किया है, क्योंकि आप देखिए जहां पर ईरान अपनी नेवल एक्सरसाइज करने जा रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से सबसे ज्यादा हमारा तेल एक्सपोर्ट होता है। और सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट होता है एशिया में। अगर आप देखा जाए तो पिछली बार जब ईरान और इजराइल की पिछले साल 12 दिन की वॉर हुई थी तो उसमें बहुत ज्यादा ग्लोबल प्राइस, ग्लोबल एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी, एकदम 10% से ज्यादा सर्ज हो गया था। सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड उसी टाइम रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, वो ओमान और ईरान के बीच बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और आज से नहीं, वो सिल्क रूट, चाइना सबसे ज्यादा ट्रेड वहीं से करता था सिल्क रूट के टाइम से, और आज भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, अगर वो नेवल एक्सरसाइज अपनी शुरू करता है ईरान, तो उससे ऑयल प्राइसेस फिर से ग्लोबली डिसरप्ट होंगे, और यूएस को ये मंजूर नहीं है जो लोकेशन है। तो इसीलिए नैना जी हम देख रहे हैं कि यूएस बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है इस चीज से। अब आज की रात नैना जी बहुत ही वेट एंड वॉच स्थिति रहेगी ईरान और यूएस दोनों के लिए ही। अगर कल से ये नेवल एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, और आप देखिए ईरान के काफी ज्यादा फुटेजेस आ रहे हैं, ईरान बार बार ये बोल रहा है कि अगर हम पिछली बार जो 12 दिन की हमारी वॉर हुई थी हमने इजराइल के साथ की थी, अभी हम मोर प्रिपेयर्ड हैं। पिछली बार हमने उनकी जो ड्रोन एक्सरसाइजेज हैं वो अभी उन्होंने नया फुटेज भी रिलीज किया है इनफैक्ट आजकल में ही, जहां उन्होंने दिखाया कि हमारे 1000 ड्रोन्स हमारे रेडी हैं हमारे पास। जैसे हमने पिछली बार इजराइल के आयरन डोम, जो सबसे ज्यादा माना जाता है जो रोक लेता है मिसाइल्स को, इंटरसेप्ट कर लेता है, हमने उस इंटरसेप्टर को तोड़ दिया। ऐसे हमारे पास अब हजारों की संख्या में और ज्यादा ड्रोन है, तो हम अटैक करने की और ज्यादा क्षमता रखते हैं। तो काफी अभी वीडियोस भी रिलीज कर रहा है नैना जी ये। और ये एक तरह से मुझे लगता है प्रोपोगेंडा ऑफ कोर्स उसमें ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से वीडियो अगर रिलीज किए जा रहे हैं तो वो अपने आप में एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। लेकिन यही बात जरा दीपक कौल आपसे जानने की हम कोशिश करते हैं, धीरज कौल माफ कीजिएगा, धीरज जी, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां से रणनीति आने वाले वक्त को लेकर बड़ी तैयारियां उसकी की जा रही हैं। आप यूएस से हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, जरा ये बताइए अमेरिका और ईरान के बीच में आखिर क्या अभी इस दौरान सिचुएशन है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से बार बार धमकी दी जाती है वेनेजुएला का जिक्र करते हुए। क्या वेनेजुएला 2.0 ईरान में करना वो प्लान कर रहे हैं, और क्या आपको ऐसा लगता है कि वेनेजुएला जैसी सिचुएशन ईरान में है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, इस मुद्दे पे हम आपके एस्टीम पैनलिस्ट के साथ काफी टाइम से चर्चा कर रहे हैं। विवेक जी के साथ कल भी बात की थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए,
पहली बात, वेनेजुएला और ईरान को कंपेयर नहीं किया जा सकता। बहुत ही अलग एरियाज हैं, लोकेशंस हैं, प्रॉक्सिमिटीज हैं। हमारे एसेट एट रिस्क, उनकी अप्रोचेबिलिटी बहुत ही अलग है। कुछ भी कहिए, इजराइल कैन स्टिल बी टारगेटेड बाय ईरान, कुछ हद में भी 10% पेनिट्रेशन। और हमारी जो बेसिस हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। और अभी मैडम ने जो पॉइंट आउट किया, मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड से आता हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, हरमुज। और उसके पास ही एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ईरान का, जो एक फेयर टारगेट है हमारे लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये देखिए, यूएस यहाँ की जो पॉलिसीज है वो बड़ी क्लियर कट है कि कोई भी ऐसी रिजीम जो फंडामेंटलिज्म को यूज करके इस्लाम के नाम पे किसी भी तरीके की टेरर को सपोर्ट करे, उसके ऑपोजिशन में हम जाना चाहते हैं। अब कल विवेक जी ने मुझसे सवाल पूछा था कि ये ही अप्रोच पाकिस्तान के जो टेरर ग्रुप हैं उनकी तरफ क्यों नहीं है। वो एक अलग डिबेट है, लेकिन दैट इज द रियलिटी। और इसमें बाई पार्टीजन सपोर्ट है, ऐसा नहीं है सिर्फ रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट्स भी हैं, और पब्लिक भी यही चाहती है। और मैटर ऑफ फैक्ट, मैं बहुत बड़ी मात्रा में, मैंने कल भी बताया था, मेरे कई मित्र हैं जो ईरान से आते हैं, बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोग हैं। ये कहना प्रीमेच्योर होगा कि वो किंग की रेजिम को सपोर्ट करते थे, बट दे ऑलवेज वांटेड अ लिबरल ईरान, जिसमें यूथ को ऑक्सीजन, मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन वगैरह हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग जिस चीज को मिस करते हैं बार बार, वो है लोकल ईरानियन पर्सन जो अंडर 40 है, उसको अब स्वाद आ चुका है डेमोक्रेसी का, एंड दे हैव स्टूड अप अगेंस्ट द रेजिम। तकरीबन 28,000 लोग, जो अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, 17,000 टू 28, 17 ऑन कंजर्वेटिव नंबर, मारे जा चुके हैं, और कहीं 30-40 हजार लोग इस टाइम जेल में हैं। तो इतनी बड़ी लेवल का एक रिवोल्ट आप समझिए, जो एक रिजीम के खिलाफ ईरान में ऑन ग्राउंड चल रहा है, वो शायद मैंने तो नहीं देखा इस सीरियसनेस पे। दूसरी बात, वहां पे एक ऐसी चीज हो चुकी है जो कि हर आदमी को, खास और आम, एवरी सिंगल पर्सन की पॉकेट पे बड़ी जबरदस्त हिट दे रही है, जो इन्फ्लेशन है और डिवैल्यूएशन ऑफ देयर करेंसी। आज ब्रेड खरीदना वहां पे मुश्किल हो रहा है, वहां पे इकोनॉमिकल टर्मोइल है जो हर इंसान को इफेक्ट करता है। नंबर 3, ईरान के ऊपर परसों हमने बात की थी, नए सैंक्शंस लगेंगे, और आज वो प्रपोज्ड है एसिड फ्रीजिंग। मतलब ईरान ओरिजिन के जो लोग विदेशों में जिनके पैसे पार्क्ड हैं, उनके एसिड्स के पीछे वो जा रहे हैं। आपको याद होगा, ओलिगार्स के भी एसिड हमने फ्रीज किए थे यूक्रेन वॉर के बाद, जिसका बड़ा खतरनाक चोट रशिया की सपोर्ट सेक्टर पे लगा। और ईरान के भी जो आप ऑफिशियल्स देखिए, आर्मी के ऑफिशियल्स देखिए, टॉप देखिए, वो एक तरीके का सेफ हेवन अपने बच्चों के लिए पार्क करते हैं आउटसाइड द कंट्री विद डिफरेंट अकाउंट्स। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनके पीछे जाएं तो दे कैन बी ट्रैक्ड। तो वहां पे अब वो पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये समझना जरूरी है, जो रिजीम को सपोर्ट है, आयतुल्ला की जो रिजीम है, उसको जो सपोर्ट है, उसके घुटने भी अब कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोअर लेवल ऑफ आर्मी सपोर्ट, ओपन डिसेंट कुछ हद तक उनके सोशल मीडिया पोस्ट पे दिख रहा है। और आर्मी के कई लोगों का ये कहना है कि हम पब्लिक पे गोली नहीं चलाएंगे अब। तो ये कई जगहों से अगर आप उनकी रिसर्च करेंगे सोशल मीडिया पोस्ट पे, ये आपको दिखेगा। मेरे कई पब्लिक पे गोली नहीं चलाएंगे, और अब से कुछ देर पहले ऐसी खबरें आई कि कई जगहों पर यहाँ पर सीरियल ब्लास्ट हुए, फिर उसे किस रूप में देखा जाएगा? ऑल्दो कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो ये हमले किस तरह के हैं फिर? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली, और मैं एज आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये समझना जरूरी है, जो कुछ डिसेंट के घड़े हैं इस टाइम ईरान के अंदर बैठे हुए, जिसमें से एक तो जो किंग के रिलेटिव हैं, उन रेजवी, उनको इतना सपोर्ट ग्राउंड पे नहीं है। कुछ क्लैरिकल लोग हैं, अगर आप उनके पोस्ट देखें, जो जूनियर क्लैरिकल लेवल के हैं, वो आना चाहते हैं। लेकिन यूथ, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एजुकेटेड क्लास के लोग, जैसे कुछ चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं ईरान में, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं जो यूथ लीडर बन के आ रहे हैं, तो वो उनको आना चाहते हैं। लेकिन ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं, अभी तक इसकी पूरी जिम्मेदारी और इसकी ओनस किसी भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं ली है। और देखिए, इजराइल मना कर रहा है, इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इस हमले से, इस धमाके से हमारा लेना देना नहीं है, और अमेरिका का ये पैटर्न नजर नहीं आता। तो क्या ये माना जा रहा है कि ये एक तरह से स्लीपर सेल्स एक्टिवेटेड हैं, और आपने वही कहा कि जो घर के भेदी हैं, क्या उनकी तरफ से ये घटनाएं नजर आ रही हैं?
करेक्ट। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप जो टच किया आपने, वो मैं बताना चाहूंगा। जो लोकल जो पब्लिक सपोर्ट एंटी गवर्नमेंट है, वो एंटी इस्लामिक क्लेरिक रिजीम के खिलाफ है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों के लिए नहीं। लेकिन उनका ये कहना है कि वी हैव नथिंग टू डू विद द ब्लास्ट। मैटर ऑफ फैक्ट वो तो कह रहे हैं कि हमें यूरोपियन यूनियन और दूसरी कंट्री सपोर्ट करे, हमारे बहुत लोग मर रहे हैं। और इस बारी जो ट्रंप ने वादा किया था पिछली बारी की, वी विल नॉट लेट अ सिंगल बुलेट बी शॉट, ठीक है, मैं वापस लौटी हूँ धीरज, लेकिन इस बीच जो बड़ी अपडेट है अपने दर्शकों को बता दें। ईरान के कई शहरों में जोरदार धमाका हुआ है, कई शहरों में सिलसिलेवार धमाके हो रहे हैं और धमाकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले जानकारी थी कि 2 से 3 जगहों पर धमाके हुए, लेकिन अब जानकारी है एक साथ 12 जगहों पर भी हमले हुए हैं। दूसरी तरफ तेहरान, बंदर अब्बास समेत कई जगहों पर विस्फोट हुए हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। IRGC के कमांडर की भी इस बीच जान जाने की खबर है। हालांकि कई और भी लोग प्रभावित हैं। माना जा रहा है कि इसमें आम जनता तो शामिल है ही, कुछ और भी इसमें ऑफिशियल्स हो सकते हैं और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें, क्योंकि जिन जगहों पर धमाके हुए वो रहवासी इलाके थे, उन जगहों को टारगेट किया गया। आखिर क्या उद्देश्य था, किस तरह के धमाके थे, ये अपने आप में बड़ी बात है। चर्चा लगातार जारी रखते हुए शैलेंद्र सिंह जी, लेकिन मुझे एक बात जरा समझाइए। मैं जल्दी से शैलेंद्र जी से एक बार ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, जिस तरह से ये पूरा धमाका भी मुझे लगता है एक बड़ी सेकेंडरी चीज हो जाती है। बार बार इस तरह के हमलों को लेकर अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला का जिक्र किया गया। मैं सवाल भी इसीलिए क्योंकि वेनेजुएला और ईरान, इनमें किस तरह का अंतर नजर आता है। और दूसरी बात, अगर खामनेई की बात की जाए, कहा जाता है कि खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं है ईरान के, खासतौर से शिया मुस्लिम बेल्ट में उनकी एक बड़ी भूमिका है। मिडिल ईस्ट ही नहीं, जो भी इस्लामिक वर्ल्ड में उनकी एक बड़ा नेटवर्क है। और बार बार ये अमेरिका भी बखूबी जानता है, बाकी पूरी दुनिया के अलग अलग नेता और ग्रुप्स भी बहुत बखूबी जानते हैं कि अगर खामनेई को टारगेट किया जाता है तो शिया बेल्ट जरूर एक्टिव हो जाएगा और उसका खामियाजा के आने वाले वक्त में और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकता है। उनके पहले सवाल का जवाब, वेनेजुएला और ईरान में क्या फर्क है? उनमें सिमिलैरिटी सिर्फ एक है और कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। और उनमें सिमिलैरिटी है कि उसके ऊपर ट्रंप की नजर है। दैट इज द ओनली कॉमनैलिटी। अदरवाइज दोनों के बीच में एक साउथ पोल है तो दूसरा नॉर्थ पोल है। कहीं कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जिस तरीके से ईरान के पास हथियार है, मिसाइल है, एयरफोर्स है, IRGC है, एक मोटिवेटेड फोर्स है, ये वेनेजुएला में नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये। और मे बी जब ये ब्लास्ट की आप बात कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? आज तक कोई ब्लास्ट कहीं किसी का हुआ है और पाकिस्तान ने ओन अप किया है कि उनके द्वारा हुआ है? अगर इजराइल करवाएगा, अब आप ये भी उन्हीं से कहलवाओगे कि हाँ भाई मैंने करवाया है ब्लास्ट। व्हाई विल दे से दैट? आप बताइए, ये ब्लास्ट 3 महीने पहले, 6 महीने पहले क्यों नहीं हो रहे थे? ये जो पूरी की पूरी अपराइजिंग है, ये 8 महीने पहले क्यों नहीं हो रही थी? ये पूरा का पूरा ईरान एकदम सॉलिड बैकिंग में खड़ा था खमैनी के, जब वहां पर वो न्यूक्लियर स्ट्राइक 12 दिन की जब लड़ाई सो कॉल्ड चली थी। बढ़िया झंडे चलाए जा रहे थे, फोटोग्राफ्स लेकर लोग सड़कों पर थे, जिंदाबाद के नारे चल रहे थे, एक बिल्कुल सेलिब्रेशन चल रहा था वहां खमैनी के लिए। देखिए, यूएस का डीप स्टेट, मोसाद, CIA, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो दीमक की तरह आपको चाट जाती है और आपको पता नहीं चलता है। ईरान में इस समय अगर कुछ भी हो रहा है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आज नहीं तो कल आप देखेंगे 25-30 साल बाद विकिपीडिया जब निकाल कर दिखाएगा कि CIA का क्या रोल था और किसका क्या रोल, तब आपको समझ में आएगा। जैसे आजकल समझ में आता है कि हाँ जी, अफगानिस्तान में क्या किया था CIA ने, वियतनाम में क्या किया था, किसी और कंट्री में क्या किया था। सो ज्यादा बड़ी बात को छोटा करते हुए मैं बोलूंगा, ईरान घुटनों पर इतनी आसानी से नहीं आए। ईरान के पास न केवल UAVs हैं, एयरफोर्स है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप IRGC को, यूरोपियन यूनियन बोल रही है कि ठीक है जी हम आतंकी फोर्स डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा चलो, आपने डिक्लेयर कर दिया, अब क्या आपको क्या लग रहा है वो डिसआर्म हो जाएगी? अब वो लड़ना बंद कर देगी? अब वो और ज्यादा तेज लड़ेगी और ज्यादा बर्बरता से लड़ेगी जब उसको दिखेगा कि यूरोपियन यूनियन ऑब्लिक US ऑब्लिक किसी के आते हैं। इस समय जो सिर्फ एडवांटेज US को मिलता है कि यस, नेवल ब्लॉकेड एक बड़ा अच्छा है, उनके पास एक बड़ी अच्छी फोर्स है जिसका कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
ईरान कैनॉट स्टैंड, ईरान कैनॉट विन, लेकिन ये बात जरूरी है कि ईरान विल ऑल्सो बी एबल टू स्ट्राइक। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 ड्रोन ऑब्लिक, मिसाइल ऑब्लिक वगैरह वगैरह छोड़े, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन अटैक, और आप कहें कि सैचुरेशन अटैक में 100% सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैं मानता हूं अब्राहम लिंकन के पास 93% रोकने की क्षमता है,